नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पाकुड़ नगर परिषद अध्यक्ष बनी सबरीपाल सेलिना सुल्तान को 2353 मतों से हराया। 21 वार्ड का भी चुनाव परिणाम हुआ जारी। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। सबरीपाल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है, वहीं 21 वार्ड का भी चुनाव नतीजे जारी कर दिए गए। सबरीपाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सेलिना सुल्तान को 2353 मतों के अंतर से हराया है। मेयर पद की 9 सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर जेएमएम, 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर भाजपा के बागी आगे। राज्य में हुए निकाय चुनावों के लिए मतगणना के रुझान सामने आने लगे हैं। 9 प्रमुख नगर निगमों में मेयर पद की स्थिति दिलचस्प बनी हुई है। अब तक के ट्रेंड के अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर जेएमएम समर्थित उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। 2 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी आगे हैं, वहीं 2 सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवार बढ़त में हैं। रांची नगर निगम में बीजेपी समर्थित रोशनी खलगो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस समर्थित रमा खलगो पीछे चल रही हैं। मानगो नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी सुधा गुप्ता आगे हैं और भाजपा की संध्या सिंह पीछे चल रही है। मेदिनीनगर नगर निगम में जेएमएम समर्थित पूनम सिंह बढ़त पर है, जबकि बीजेपी समर्थित अरुण सिंह पीछे हैं। केंद्र त्रिपाठी की बेटी तीसरे स्थान पर बताई जा रही है। इसी तरह गिरिडीह नगर निगम में बीजेपी समर्थित परमीला मेहरा आगे चल रही हैं। आदित्यपुर नगर निगम में भाजपा समर्थित संजय सरदार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं धनबाद नगर निगम में भाजपा समर्थित संजीव सिंह आगे हैं। चास नगर निगम में कांग्रेस समर्थित जमील अख्तर बढ़त पर हैं। इधर देवघर नगर निगम में बीजेपी समर्थित रीता चौरसिया आगे चल रही हैं। वहीं हजारीबाग नगर निगम में भाजपा के बागी उम्मीदवार रविंद्र राणा बढ़त पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर जेएमएम के बागी सरफराज अहमद है। मतगणना के आगे के राउंड में स्थिति और स्पष्ट होगी, लेकिन रुझानों ने राज्य की सियासी तस्वीर को रोचक बना दिया है। उन्हें उम्मीद की जा रही कि देर शाम तक कई सीटों की काउंटिंग पूरी कर दी जाएगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, और बाकी जहां पे काउंटिंग पूरी नहीं होगी उसके नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। पाकुड़ में वार्ड 19 से सबसे कम उम्र की पार्षद तनुदास ने दर्ज की जीत। पाकुड़ नगर परिषद के वार्ड पार्षदों की मतगणना पूरी हो गई है और सभी विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर दिया गया है। नगर परिषद में कुल 21 वार्ड हैं, जिनमें से 89 प्रत्याशी मैदान में थे। वार्ड संख्या 19 से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी तनु दास ने जीत दर्ज की है। उन्होंने पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। तनु दास ने अपनी जीत का श्रेय वार्ड की जनता को देते हुए कहा है कि क्षेत्र में जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। कोडरमा के डोमचांद से नगर परिषद अध्यक्ष पद पर उमेश वर्मा ने मारी बाजी, पप्पू मेहता को दी मात। कोडरमा के डोमचांद से नगर परिषद अध्यक्ष पद पर उमेश वर्मा ने बाजी मार ली है। बता दें कि उमेश वर्मा भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उमेश वर्मा पप्पू मेहता को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। लातेहार के नगर परिषद अध्यक्ष पद पर महेश सिंह विजयी। लातेहार नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित महेश सिंह विजयी घोषित किए गए हैं। उन्होंने झामो समर्थित प्रत्याशी बिलासी तोपनो को 985 मतों से हराया। परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव अधिकारी अपर समाहर्ता रामा रविदास ने महेंद्र सिंह को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। झारखंड निकाय चुनाव परिणाम। जुगसलाई के 2 भाइयों की हुई ऐतिहासिक जीत। चाकुलिया में झामो ने मारी बाजी। झारखंड नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। वहीं जमशेदपुर स्थित जुगसलाई नगर परिषद में 2 सगे भाइयों ने अलग अलग वार्डों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। राहत हुसैन और जिशान हुसैन दोनों भाइयों की जीत से परिवार सहित पूरे इलाके में लोग जीत की खुशी में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। बता दें कि राहत हुसैन ने वार्ड नंबर 7 से जीत हासिल की है, वहीं उनके भाई जिशान हुसैन वार्ड नंबर 4 से पार्षद चुने गए हैं। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की इस दोहरी सफलता पर समर्थकों में भारी उत्साह है। रामगढ़ में अपराधियों ने क्रशर फैक्ट्री में की फायरिंग, मजदूरों को कमरे में बंद कर जेसीबी जलाई, फैक्ट्री बंद करने की दी धमकी, पर्चा भी छोड़ा। रामगढ़ जिले के भदानी नगर थाना क्षेत्र के सुथरपुर ओतियातू में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक नए क्रशर साइट पर हमला कर दिया। अपराधियों ने वहां काम कर रहे मजदूरों को एक कमरे में बंद कर दिया और एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं अपराधियों ने मजदूरों को काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए।
जाते जाते एक धमकी भरा पर्चा छोड़ा है। इस पर्चे में जेजेएमपी संगठन के नाम से क्रशर और पास की पाउडर फैक्ट्री को बंद करने की चेतावनी दी गई है। अपराधियों की इस कार्रवाई ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों और व्यवसायियों में भय का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर भदानी नगर पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और जली हुई जेसीबी मशीन का मुआयना किया है। पुलिस ने धमकी भरे पर्चे को जब्त कर लिया और उसकी जांच कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पर्चा असली है या किसी ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का नाम इस्तेमाल कर डर फैलाने की कोशिश की है। झारखंड में पहली बार जंगलों में एआई थर्मल कैमरे लगेंगे। शुरुआत दलमा से होगी। पहले चरण में 80 कैमरे लगेंगे। आग लगते ही करेगा अलर्ट। झारखंड में पहली बार जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित थर्मल कैमरों की स्थापना शुरू की जा रही है। वन विभाग ने 80 अत्याधुनिक थर्मल एआई कैमरे लगाने की योजना बनाई है। पहले चरण में ये कैमरे दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगाए जाएंगे। इसके बाद चांडिल और पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया रेंज में स्थापना होगी। कैमरों की स्थापना से पहले कोयम्बटूर से आई विशेषज्ञों की टीम इलाके का सर्वे कर रही है। विभाग का दावा है कि अगले 10 दिनों के भीतर सभी कैमरे लगाकर चालू कर दिए जाएंगे। यह तकनीक स्वीडन से मंगाई गई है। इन थर्मल कैमरों की कार्यप्रणाली ऐसी होगी कि जंगल में कहीं भी आग लगने पर उठने वाला धुआं और गर्मी का पैटर्न कैमरा तुरंत पहचान लेगा। कैमरे के सेंसर के सक्रिय होते ही सायरन बज उठेगा और एआई सॉफ्टवेयर संकेतों का विश्लेषण कर तुरंत नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेज देगा। इससे आग का पता शुरुआती चरण में ही चल जाएगा और वन कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सुविधा होगी। बजट सत्र। बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में अरूप चटर्जी का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप। बोले, आप दोषियों को बचाना चाहते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला उठा है। सदन में माले विधायक अरूप चटर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप लगाया है। श्री चटर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दोषियों को बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो यह मानते हैं कि बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, जिस पर सदन के अंदर अरूप चटर्जी को भाजपा विधायकों का भी साथ मिला है। भाजपा विधायक स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछने लगे। दरअसल माले विधायक अरूप चटर्जी ने सरकार से पूछा था कि क्या यह बात सही है कि चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से उन्हें एचआईवी संक्रमण हुआ है। इस पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायक अरूप चटर्जी ने यह आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक पीड़ित बच्चों को मदद का सवाल है तो हम लोगों ने 2-2 लाख रुपए दिए हैं। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। रांची के रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी, मची अफरा तफरी। राजधानी में शुक्रवार सुबह एक जंगली हाथी के रिहायशी इलाके में घुसाने से हड़कंप मच गया। जंगल से भटक कर आया हाथी गली मोहल्ले में घूमने लगा, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। स्थानीय द्वारा मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद जंगली हाथी को वापस जंगल में भेजने की कोशिश शुरू कर दी गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हाथी जंगल की ओर वापस लौट गया। रांची में शुक्रवार की सुबह शहर के व्यस्त इलाका हवाई नगर में अचानक एक विशालकाय हाथी को देखते स्थानीय लोग दहशत में आ गए। लोग घरों में छिप गए, जबकि सड़कों से गुजर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। स्कूल जा रहे बच्चे डर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे हाथी रांची के बोरिया कला इलाके में जंगल से निकलकर शहर में आ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथी ने रास्ते में कुछ दुकानों को तोड़ा और वाहनों को धक्का दिया, लेकिन किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची है। हाथी के शहर में आने की सूचना पर वन विभाग और रांची पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वन अधिकारियों ने हाथी को शांत कर शहर से बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया था। कोडरमा में बैलेट पेपर बना मुसीबत, अंगूठे के निशान से हजारों वोट रद्द। झुमरी तलया, कोडरमा और डोमचांच निकाय चुनावों में बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण बड़ी संख्या में वोट रद्द हो रहे हैं। कोडरमा जिले में नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने का असर अब मतगणना में साफ दिखाई देने लगा है। कई वार्डों में तो ऐसी स्थिति बन गई कि कुछ प्रत्याशियों को मिले वैध मतों से ज्यादा संख्या में मत रद्द पाए गए हैं। यही हाल अध्यक्ष पद की मतगणना में भी देखने को मिल रहा है। मतों के निरस्तीकरण के पीछे मुख्य कारण मतदान के तरीकों को लेकर मतदाताओं की जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि कई मतदाताओं के निर्धारित स्थान पर मुहर लगाने के बजाय अंगूठे का निशान लगा दिया गया, तो कई ने एक से ज्यादा स्थानों पर मुहर या अंगूठा अंकित कर दिया है। वहीं कुछ मतपत्रों पर अस्पष्ट निशान भी पाए गए हैं, जिन्हें नियमों के तहत अमान्य घोषित करना पड़ा। दरअसल लंबे समय बाद निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं। पिछले कई सालों से मतदाता ईवीएम मशीन के जरिए मतदान करने के अभ्यस्त हो चुके थे। ऐसे में पारंपरिक मतपत्र प्रणाली को लेकर पर्याप्त जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव सामने आया है।
दुमका में माता पिता के निधन के बाद 3 मासूम अनाथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत मदद कर दिया निर्देश। दुमका के मसलिया प्रखंड स्थित हरोरायडीह पंचायत के मानराहेडीह गांव से एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां 3 मासूम बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। 4 साल पहले उनकी मां का निधन हो गया था और 2 दिन पूर्व पिता सुनील हांसदा के गुजर जाने के बाद 11 साल की मीनूका, 9 साल की लीलमुनी और 6 साल की सागर पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। परिवार के सहारे के बिना बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार एक बच्ची का स्कूल में नामांकन तो हुआ है, लेकिन वह नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पा रही। वहीं 2 अन्य बच्चों का अब तक किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने दुमका के उपायुक्त को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि मामले की जांच कर मीनूका और उसके भाई बहनों की निरंतर शिक्षा सुनिश्चित की जाए, साथ ही अन्य जरूरी मदद शीघ्र उपलब्ध कराई जाए और इसकी सूचना दी जाए। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की पीटी अब 12 अप्रैल को होगी। आयु सीमा में बदलाव के बाद 9 मार्च शाम 5 बजे तक ओटीआर से आवेदन का मौका। रांची से बड़ी खबर कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में फिर बदलाव किया गया है। अब पीटी 12 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा की तिथि 8 मार्च तय की गई थी, जिसे बाद में 15 मार्च कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा आयु सीमा में संशोधन किए जाने के बाद परीक्षा कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि आयु सीमा की यह विशेष व्यवस्था केवल सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए ही लागू रहेगी। अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से 9 मार्च की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। ओटीआर के जरिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया, ताकि अभ्यर्थियों को बार बार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता न पड़े। परीक्षा तिथि में बदलाव से जहां कुछ अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिला है, वहीं आयु गणना में बदलाव ने कई उम्मीदवारों को राहत दी है। खासकर वे अभ्यर्थी जो आयु सीमा के कारण पूर्व निर्धारित तिथि में असमंजस की स्थिति में थे, उन्हें अब अवसर मिल सकता है। झारखंड में आज से बढ़ेगा तापमान। रंगों के त्योहार तक मौसम गर्म हो जाने का अनुमान। सुबह रात लोगों को महसूस होगी हल्की ठंड। पिछले दिनों शहर में हुई बारिश के बाद 2 से 3 डिग्री तक लुढ़का पारा 27 फरवरी शुक्रवार से फिर धीरे धीरे चढ़ने लगेगा। रंगों के त्योहार तक मौसम गर्म हो जाने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में दिन के समय गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह और देर शाम मौसम सुहाना रहेगा। हालांकि सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी। शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के संकेत हैं। सुबह हल्का कुहासा रहेगा, लेकिन दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। तेज धूप के कारण दोपहर में गर्मी का असर साफ दिखेगा। वहीं इसके पहले होलिका दहन यानी 3 मार्च को अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कुहासा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे ज्यादा तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस खुंटी में दर्ज किया गया है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति केस जांच समिति का चेयरमैन बनने से जज एसएन पाठक का इनकार। स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी मीना कुमारी से संबंधित 257 याचिकाओं पर शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी एवं प्रतिवादियों से कहा कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन पाठक के इनकार करने के बाद 1 मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन की नियुक्ति के संबंध में सेवानिवृत्ति जज का नाम बताएं। राज्य सरकार एवं जेएसएससी की ओर से कहा गया कि चूंकि मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित है, सरकार ने अपील याचिका दाखिल की है, इसलिए इस मामले की सुनवाई अब इस कोर्ट में करने पर कानूनी अड़चन है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च निर्धारित की है। सत्ता पक्ष के विधायक चंद्रदेव महतो, मथुरा महतो और आरूप चटर्जी ने मंत्री इरफान अंसारी को घेरा। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सत्ता पक्ष के विधायकों ने घेर लिया है। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री पर गंभीर सवाल उठाते हुए चंद्रदेव महतो, मथुरा महतो और आरूप चटर्जी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की मांग की है। चंद्रदेव महतो ने कहा कि धनबाद मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में बायोमेडिकल बेहतरीन उपचार योजना का पालन नहीं हो रहा है। खुले में कचरा निस्तारण हो रहा है और जिम्मेदारी दी गई है। एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और बल्कि दादागिरी कर रहा है।
मंत्री ने शुरू में मामले को टालने और उलझाने की कोशिश की, लेकिन जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोर देकर कहा कि कचरा निस्तारण का काम पूरी तरह असंतोषजनक है, तब जाकर मंत्री को सदन में कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। सत्ता पक्ष के विधायकों की एकजुटता और सवालों की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी मंत्री पर इस मामले को गंभीरता से देखने का दबाव बनाया। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य सेवा और अस्पतालों में सफाई एवं बायोमेडिकल प्रबंधन के मुद्दे विधानसभा में गहन रूप से उठाए जा रहे थे। बजट सत्र, विधायकों ने नए आवास में फर्नीचर के लिए 10 लाख रुपए दे सरकार, नहीं हो रहा 3 लाख में काम। झारखंड विधानसभा में राजद के विधायक सुरेश पासवान ने सदन में अपने आवास और फर्नीचर की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने स्पीकर से कहा कि उन्हें आवास तो मिल गया, लेकिन विधानसभा के सामने उपलब्ध आवास में सुविधाओं के अभाव के कारण वे बेंच पर सोने को मजबूर हैं। विधायक ने बताया कि फर्नीचर के लिए वर्तमान में 3 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है, ताकि विधानसभा में रहने वाले विधायकों को आवश्यक सुविधाएं मिल पाएं और वे उचित परिस्थितियों में कार्य कर पाएं। बंद खदान में अवैध खनन से हादसे की हो जांच, संलिप्त लोगों पर सरकार करे कार्रवाई। बाबूलाल मरांडी। राज्य में बंद पड़े खदानों से अवैध खनन के कारण हो रही दुर्घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुख जताया। कहा, आश्चर्य की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को यह पता नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ये बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नाला विधानसभा क्षेत्र में बंद पड़े खदान से अवैध माइनिंग के दौरान दुर्घटना हुई है और उसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। वह बेहद ही दुखद है और सरकार को अभी भी चेतना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या की सूचना अलग अलग तरह से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अवैध माइनिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के अवैध माइनिंग की रोकथाम हो सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से एक बार फिर एयर एम्बुलेंस से कितने लोगों को लाभ मिला है, इसे सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कल भी हमने यह मांग की थी कि एयर एम्बुलेंस से कितने मरीजों को लाभ पहुंचा है, यह जनता को बताना चाहिए, लेकिन संख्या बताने के बजाय सत्तारूढ़ दल के नेता उनके ही बयान को काटने में लगे हैं। बोकारो में वनकर्मियों पर ग्रामीणों का हमला, 5 घायल, विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़, पकड़े गए 2 तस्करों को जबरन छुड़ाया। बोकारो के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में गुरुवार देर रात वनकर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया है। इस घटना में 5 वनकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें गोमिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हमले के दौरान वन विभाग की 3 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई है। तेनुघाट वन प्रक्षेत्र के प्रभारी वनपाल अजीत कुमार मुर्मू के अनुसार उनकी टीम ललपनिया क्षेत्र में थी, जब उन्हें पिंडरा गांव में हाथियों के झुंड के आने की सूचना मिली थी। टीम पिंडरा की ओर आ रही थी, तभी लुगु पहाड़ घाटी की मुख्य सड़क पर कुछ लोग जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटकर बाइक पर लादते हुए दिखे थे। विभागीय गाड़ियों को देखते ही तस्कर भागने लगे। वनकर्मियों ने पीछा कर 2 तस्करों को पकड़ लिया और 2 बाइक तथा कटी हुई लकड़ी जब्त कर ली है। टीम पकड़े गए तस्करों को लेकर तेनुघाट वन क्षेत्र कार्यालय लौट रही थी, तभी तुलबुल गांव के पास 35 से ज्यादा ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। आरोप है कि ग्रामीणों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उन्होंने गाड़ियों पर पथराव किया है और वनकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। इस दौरान पकड़े गए दोनों तस्करों को जबरन छुड़ा लिया गया। होली पर महानगरों से घर लौटना महंगा, विमान किराया 2.5 गुना तक पहुंचा, ट्रेनों में लंबी वेटिंग, आनंद विहार रांची स्पेशल ट्रेन की घोषणा। होली 4 मार्च को है, लेकिन त्योहार से पहले ही घर लौटने की जद्दोजहद तेज हो चुकी है। महानगरों से रांची आने वाले यात्रियों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर हवाई किराया सामान्य से 2.5 से 3 गुना तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में लंबी वेटिंग और रिग्रेट की स्थिति ने परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों से आने वाली फ्लाइटों में सीटों की भारी कमी है। रेलवे ने महानगरों से होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा नहीं की है और इस कारण नियमित ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हुई। ट्रैवल एजेंसियों के पास प्रतिदिन बड़ी संख्या में इंक्वायरी पहुंच रही है। हालात ऐसे हैं कि कई यात्रियों को मजबूरी में महंगे हवाई टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। त्योहार की खुशियां मनाने घर लौटना इस बार यात्रियों के लिए आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से भारी पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि विकल्प के तौर पर प्राइवेट गाड़ियां भी ज्यादा पैसा ले रही हैं। होली पर घर लौटने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड चैम्बर की टूरिज्म कमेटी के चेयरमैन व दृष्टि ट्रैवल्स के संचालक शैलेश अग्रवाल ने बताया कि प्रतिदिन 50 से ज्यादा इंक्वायरी मिल रही है। फ्लाइट का किराया सामान्य से 3 गुना तक पहुंच चुका है और सीटें भी सीमित हैं। ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो चुका है। इधर होली के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है।
शिल्पी नेहा तिर्की ने की घोषणा, झारखंड के हर विधानसभा में खुलेगा कोल्ड स्टोरेज। महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए शुरू होगी 3 योजनाएं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट पर चर्चा की गई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु 3 नई योजनाएं, जिनमें महिला किसान खुशहाली योजना शामिल है, उसकी घोषणा की है। कुल 4,884.20 करोड़ रुपए के इस बजट पर हटिया से भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने कटौती प्रस्ताव लाया था। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदन से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का बजट पास हो गया है। अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर में विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में यह घोषणा की कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज खोलेगी ताकि किसान कच्चे माल का स्टोरेज कर पाएं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि विभाग के बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। उनकी सरकार 3 नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। राज्य योजना के अंतर्गत महिला किसान खुशहाली योजना शुरू होगी, जिसका उद्देश्य महिला किसानों की आय सुरक्षा, उत्पादन क्षमता व आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आगामी बजट में 25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं के रूप में दलहन मिशन तथा मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य में दलहन उत्पाद वृद्धि, पोषण सुरक्षा तथा मखाना जैसे उच्च मूल्य फसलों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिटायर्ड मानी जाएंगी झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा। यूपीएससी ने भेजा सरकार को पत्र। नियुक्ति पर बड़ा टकराव। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के बीच डीजीपी नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर 2025 से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें दिया गया सेवा विस्तार नियमों के अनुरूप नहीं है। यूपीएससी ने इस विस्तार को अवैध ठहराते हुए राज्य सरकार की बनाई गई नई नियमावली पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी द्वारा चयनित पैनल के आधार पर की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को योग्य आईपीएस अधिकारियों की सूची आयोग को भेजनी होगी। इसी सूची में से ये योग्य अधिकारियों का पैनल तैयार कर अंतिम चयन किया जाएगा। यूपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया से बाहर जाकर की गई नियुक्ति वैध नहीं मानी जाएगी। सदन में राजेश कश्यप ने पूछा, 49 अंचलों में रिक्त सीओ पद पर बहाली कब तक। झारखंड विधानसभा में अंचल अधिकारियों के रिक्त पदों और प्रशिक्षु अधिकारियों से कार्य किए जाने का मामला उठा है। विधायक राजेश कश्यप ने सदन में कहा कि राज्य के 49 अंचलों में अंचल अधिकारी के पद खाली हैं। इसके साथ ही 72 अंचलों में प्रशिक्षु पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठाकर वेतन व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उनसे नियमित अंचल अधिकारी का कार्य लिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पदों का उत्क्रमण कर दिया है, लेकिन स्थायी पदस्थापन नहीं किया गया। ऐसे में प्रशिक्षु अधिकारियों से नियमित कार्य लेना वित्तीय अनियमितता का मामला है। सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की कमी है। कुछ अधिकारियों को प्रोन्नति देकर सीईओ बनाया गया है, वहीं 46 अधिकारी एसडीएम रैंक पर हैं, जिनका अभी तक पदस्थापन नहीं हुआ है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होते ही 460 एसडीएम रैंक के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा। डीएमएफटी घोटाला छापेमारी, 400 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी, सामग्रियों के अलावा सप्लायर भी फर्जी मिले। आयकर विभाग द्वारा डीएमएफटी घोटाले में जारी छापेमारी तीसरे दिन देर रात समाप्त हो गई है। छापेमारी के दौरान 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी से जुड़े मामले पकड़े गए हैं। साथ ही सामग्रियों के अलावा सप्लायर भी फर्जी पाए गए हैं। आयकर विभाग ने 24 फरवरी को दोपहर बाद डीएमएफटी में सामग्रियों की आपूर्ति करने वालों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। विभागीय अधिकारियों का दल एक साथ 15 सप्लायरों के ठिकानों पर पहुंचा था, लेकिन इसमें से कई सप्लायरों का पता ठिकाना फर्जी पाया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। इन सप्लायरों के अपने पते पर नहीं मिलने की वजह से इन्हें फर्जी सप्लायर माना जा रहा है। साथ ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी साजिश में शामिल लोगों ने फर्जी पते पर प्रतिष्ठान बनाकर सामग्रियों की आपूर्ति की है और भुगतान लिया है। इसके बाद बैंक से पैसों की निकासी कर उसे बांट लिया है। फिलहाल इन कागजी सप्लायरों की तलाश जारी है ताकि घोटाले में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की पुष्टि की जा सके। डुमरी के कब्र मोड़ के पास अनियंत्रित ऑटो पलटा, चालक की मौत। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के हिसरी निवासी 32 साल के समीर लखड़ा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा 26 फरवरी गुरुवार को समय हुआ जब समीर लखड़ा ऑटो लेकर हिसरी से जरागी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कब्र मोड़ के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद परिजन घायल अवस्था में समीर लखड़ा को घर ले गए। हालत बिगड़ने पर उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र डुमरी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर 27 फरवरी शुक्रवार को डुमरी थाना पुलिस ने एसआई सागर हेम्ब्रम अस्पताल पहुंचे।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जाता है कि मृतक समीर लकड़ा अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे पत्नी सहित छोटे छोटे 2 बच्चे और एक बेटी गोद में है, जो अब पिता के साय से वंचित हो गए हैं। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुंडू में बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार, 9 चोरी की बाइक और 1 ट्रैक्टर बरामद। लगातार घट रही बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बाइक चोर गिरोह का बुंडू पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस द्वारा गठित टीम ने छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 9 अलग अलग चोरी के मोटरसाइकिल एवं 1 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। बाइक चोर गिरोह के उद्भेदन एवं चोरी के बाइक बरामद होने की जानकारी इंस्पेक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर अंकुश लगाने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा सभी थाना ओपी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में वरीय पदाधिकारियों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बुंडू थाना क्षेत्र के ताऊ में मोटरसाइकिल की चोर गिरोह के सदस्य द्वारा बड़े पैमाने पर चोरी के मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करने हेतु आ रहे हैं। इसी सूचना पर बुंडू पुलिस ने टीम गठित की। गठित छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बुंडू थाना क्षेत्र के ताऊ मैदान में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राकेश अहीर, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता धनंजय अहीर, ताऊ जीतलाल महली, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता पूर्णा महली। उसने बताया कि कई थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।